अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर नंबर 3, फोर्स एंड मोशन। इसका हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज में हम करते हैं एमसीक्यूज। क्या करते हैं? एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज नंबर 1 सुने। वो कह रहे अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। तो बॉल ऊपर जा रहे हैं for its complete trip and back down to the starting position. What is the average speed? What is the average speed? अच्छा, तो सुनिए, ये एक बल है, ये ऊपर गया फिर वापस आया। तो इसका हमने इनिशियल स्पीड दिया था 19.6। कितना? तो इस जर्नी में 4 स्पीड है। कितने? यानी जाने को और आने में कितनी स्पीड है? 4। बोरा जब ये ऊपर जा रहे तो स्लो 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 स्टॉप, तो पहले से क्या हुआ? 0। फिर जो पहली जर्नी का फाइनल है वो नेक्स्ट जर्नी का इनिशियल है, तो फिर वो 0 से स्टार्ट लेगा क्योंकि उसका फाइनल 0 है, तो नेक्स्ट जर्नी का इनिशियल 0 होगा। मतलब वो अब 0 से स्टार्ट लेगा वो स्टोन, और फिर नीचे आएगा तो स्पीड तेज 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 मैक्सिमम। इसका स्पीड हो जाएगा फाइनल 19.6, यानी जिस स्पीड से किया था उस स्पीड से वापस आया। तो टोटल कितनी स्पीड हो गई? 4। तो इसका एवरेज मांग रहे हैं। तो एवरेज का फार्मूला है कि चारों स्पीड को प्लस करो और 4 पे डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 19.6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 19.6 डिवाइड बाय 4। तो ये कैलकुलेटर से कर लो तो आ जाएगा 9.8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Exercise number 2. If you throw a ball downward, then its acceleration immediately after leaving your hand, assuming no air resistance. Okay, ये कह रहे हैं कि एक स्टोन है, इसको थ्रो करो नीचे। क्या करो? अच्छा, एक थ्रो होता है और एक ड्रॉप होता है। अगर मैं स्टोन को ड्रॉप करूंगा ना, क्या करूं? ड्रॉप, तो इसमें सिर्फ ग्रेविटी इन्वॉल्व है। कौन सा? ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी के फोर्स को वेट कहते हैं, वेट। तो इसमें सिर्फ ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो इसमें सिर्फ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा जी, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी फोर्स है, तो सिर्फ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा जी। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप करो, वो कह रहे कि थ्रो करो। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें 2 फोर्सेस इन्वॉल्व है। एक तो मैंने थ्रो किया, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। दूसरा ग्रेविटी को खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, या वेट लिख लो, चलो इसको ग्रेविटी फोर्स जगह वेट। तो कितने फोर्स इन्वॉल्व है? और ये बताओ दोनों का सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट है? सेम डायरेक्शन, तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? ऐड होगा। तो इसकी मतलब है कि दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा अप्लाइड प्लस वेट। तो बताओ जब ऐड होगा तो आंसर बढ़ाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है नेट फोर्स बड़ा हो गया। नेट फोर्स, क्योंकि जब प्लस हो गया तो बड़ा हो गया। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब एक्सेलरेशन बड़ा है ना, जब फोर्स बड़ा है नेट, तो एक्सेलरेशन भी बड़ा होगा, तो एक्सेलरेशन होगा ग्रेटर देन जी। एक्सेलरेशन क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर देन जी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3. The time rate of change of momentum is called force. Option A. ये तो सबको पता है। अच्छा, the area of velocity time graph is numerically equal to displacement. अच्छा, वो रहा, ये कह रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा? तो हम तो रटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम तो रटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उसने क्या कहा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया। क्या ड्रा किया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया। वो मार्कर मुझे दे। ओ गुड यार, गुड। अच्छा, तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कर दिया? ड्रा कर दिया, क्योंकि हमने तो रटा नहीं लगाना, सॉल्व करना है। तो इसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने ड्रा किया। अब ये बताओ, हमसे ये 0 स्लोप मांग रहा है, बोलो ना, हमसे ये 0 स्लोप नहीं मांग रहा। वो सवाल में क्या मांग रहा है? एरिया। तो ये बताओ, इसके नीचे जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है? ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है लेंथ बाय विड्थ। और ये लेंथ वाला साइड टाइम है या वेलोसिटी है? टाइम है। और ये विड्थ वाला साइड वेलोसिटी है। और वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम टाइम कैंसिल, तो जगह डिस्प्लेसमेंट
तो एरिया से आगे डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ आ गया कि नहीं आया? आया समझ? कि नहीं दोबारा करो? दोबारा करो का सही दादा नाश्ता है ना करे यार पर 3 नंबर कोई नहीं ना ना वो आया खासा सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 द एरिया बिटवीन ना खुश हो। क्वेश्चन नंबर 5 द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। स्लोप डिक्रीज की क्या ना स्लोप से की डिक्रीज की then the body is said to be negative acceleration। देखिए स्लोप कमी की ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्लोप ऐसा इससे क्या हो रहा है डिक्रीज तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। कौन सा स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप है ना। तो इसका ये मतलब है डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब है एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है क्योंकि स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो अगर स्लोप कांस्टेंट हुआ है ना तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अगर स्लोप ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अगर स्लोप कम हुआ तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो स्लोप हमें वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। अगर स्लोप ज्यादा एक्सेलरेशन भी ज्यादा। अगर स्लोप कम एक्सेलरेशन भी कम। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इधर तो खैर नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए था, इधर बस एक्सेलरेशन डिक्रीज आना चाहिए था लेकिन खैर क्या करें जवाब सवाल में इस तरह ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 A 7 kg bowling ball experiences a net force of 5 Newton. What will be its acceleration? What will be the acceleration? और अगर ये भी किसी ने गलत किया का ना अगर ये भी किसी ने गलत किया नोटेर सख्त ना रहा यार शना ना रहा अगर ये सवाल भी किसी ने गलत किया तो मास कितना है 7 किलोग्राम और फोर्स है 5 न्यूटन है ना। तो कह रहे कि एक्सेलरेशन मालूम करो। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है F/m तो 5/7 तो ऐसे आ जाएगा 0.71 है ना। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड। हाँ इम्पल्स का जो है ना चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू F डेल्टा टी। तो इस पर लिमिट लगाओ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो टाइम शॉर्टर हुआ तो इसको मैं कहूंगा इम्पल्स। इस चेंज मोमेंटम को क्या कहूंगा इम्पल्स। तो इम्पल्स का यूनिट है फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड। तो इम्पल्स का यूनिट आ गया न्यूटन सेकंड। अच्छा A ball with original momentum 4 kilogram meter per second hit a wall and bounces strike back without losing any kinetic energy। मतलब इलास्टिकली कोलाइड हुआ जगह चाहे हुई विदाउट लूजिंग एनी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ये मतलब हुआ ये इलास्टिक कोलिजन हुआ। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज तो चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉल मालूम करो। क्या मालूम करो चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो सुने तो पहले सवाल सुने पहले सवाल को सुन ले ताकि सवाल आपको समझ आ जाए। ये मेरे पास एक दीवार है क्या है दीवार है और एक बॉल है। ये बॉल जा रहा है आओ ये बॉल जा रहा है तो इसकी इनिशियल मोमेंटम है कितना 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना। वो कह रहे कि स्ट्राइक बैक विदाउट एनी लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि जिस मोमेंटम से किया था उसी मोमेंटम से वापस आया 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये दोनों मोमेंटम ऑपोजिट है तो एक ना एक तो नेगेटिव होगा। तो कौन नेगेटिव होगा इनिशियल या फाइनल। तो आप कहेंगे नहीं डिपेंड अपॉन सवाल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो वो कह रहे चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉल मालूम करो। सवाल में क्या कह रहे चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉल मालूम करो है ना। तो हम बॉल के फोर्स को देखेंगे तो बॉल फोर्स इस तरफ लगा रहे या इस तरफ लगा रहे। हाँ बॉल फोर्स इस तरफ लगा रहे तो फोर्स के डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो फोर्स के अगेंस्ट होगा वो नेगेटिव होगा है ना। तो फोर्स के डायरेक्शन में कौन है इनिशियल तो ये पॉजिटिव होगा और फोर्स के अगेंस्ट ये फाइनल है तो ये नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ। तो फाइनल मोमेंटम चेंज किसके बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है -4 इनिशियल 4 तो आ जाएगा -8। उम्मीद है समझ आ गया। ऑप्शन डी।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, a bird is traveling with a constant acceleration 10 millisecond। बड़ी ट्रेवल कर रही है किससे? 10 मिलीसेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से। मिली नहीं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना यार। अच्छा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ s1 is the distance covered in the first second and s2 is the distance covered in the second, so what is the relation between them? तो s1 और s2 में रिलेशन मालूम करो, है ना? ये बताओ, शॉर्टकट से सॉल्व करूं या सही सही सॉल्व करूं? सही सही, शॉर्टकट से जल्दी हो जाएगा, है ना? अच्छा, तो सुने, शॉर्टकट इस तरह है कि 5 इंटू 2n-1, ये n में टाइम इंटरवल है, ये n में nth सेकंड है, यानी फर्स्ट सेकंड या सेकंड सेकंड या थर्ड सेकंड या फोर्थ सेकंड। ये n में nth सेकंड है, यानी फर्स्ट सेकंड या सेकंड सेकंड या थर्ड सेकंड या फोर्थ सेकंड। ओके, तो पहले डिस्टेंस s1 है, s1 फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस है, किसका? तो n की जगह फर्स्ट पुट करो, तो n की जगह फर्स्ट सेकंड पुट करो। क्लियर हुआ, है ना? क्लियर हुआ। तो बताओ, n की जगह फर्स्ट सेकंड, तो 2 1 जा 2, 2 - 1 1 का जगह 5 मीटर। ये क्या मालूम हुआ? s1 फर्स्ट सेकंड। क्लियर हुआ? अब शॉर्टकट है 5 इंटू 2n-1। अभी s2 मालूम करते हैं। s2 इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकंड सेकंड, तो n की जगह पुट करूंगा सेकंड सेकंड, है ना? n की जगह क्या पुट करूंगा? सेकंड सेकंड। तो पुट कर दो शाबाश, 5 इंटू 2 इंटू 2-1 क्या हो जाएगा? 4 4 - 1 3 क्या हो जाएगा? 50। क्लियर हुआ? तो s2 कितना मालूम हुआ? s2 मालूम हुआ 15 मीटर। ये बताओ, ये 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5 लिख सकता हूँ। और ये बताओ, ये s1 कितना है? 5। s1 कितना है? 5। तो 5 की जगह s1, तो s2 बराबर होगा 3s1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करें। क्लियर है? हाँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बात याद रखें, ये बात याद रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, a projectile is thrown horizontally from a 490 meter high cliff with a velocity of 100 meter per second. The time taken by the projectile is, तो इधर मैं यूज करूंगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा? ये कि पहले सवाल सुने, सवाल ये है कि इसका हाइट है 490 मीटर, समझा? और हमने इसको दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कौन सी? इस बल को कितनी वेलोसिटी? 100। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल में, ये तो कांस्टेंट होती है। ये क्या होती है? कांस्टेंट। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस पर टाइम डिपेंड नहीं करता। टाइम इस पर डिपेंड नहीं करता। टाइम किस वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? वर्टिकल वेलोसिटी पर। और इधर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0 है। और फिर जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी मैक्सिमम। तो कह रहे कि टाइम मालूम करो, कितने टाइम तक ग्राउंड में पहुंचेगा? कितने टाइम तक ग्राउंड में पहुंचेगा? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना? तो कितना हाइट है? 490। और इनिशियल वेलोसिटी 0। 0 क्यों? 0 इसलिए क्योंकि वो जो गिवन है वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम उस पर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम किस पर डिपेंड करता है? वर्टिकल वेलोसिटी पर। और वर्टिकल वेलोसिटी की 0 है, क्योंकि हमने जब वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी तो 0 है ना। हाँ, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, और एक्सेलरेशन क्या होगा? +9.8 या माइनस? प्लस।
अच्छा तो ये 0 मल्टीप्लाई टी 0 तो क्या बचा 490 और ये 2 और 9.8 क्या हो जाएगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर प्लस ये 4.9 को डिवाइड करो क्या हो जाएगा 490 डिवाइड बाय 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर स्क्वायर कैसे हटाएं अंडर रूट इधर भी तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल तो हो जाएगा 10 सेकेंड इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 सेकेंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ये 12 इधर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री एंगल कितने एंगल तो प्रोजेक्टाइल किस एंगल पर लॉन्च हुआ 45 डिग्री एंगल to the horizontal initial kinetic energy is E assuming air resistance to negligible air resistance neglect हुआ what will be the kinetic energy of projectile when it reaches its maximum height है ना हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक मांग रहा है तो इसका शॉर्टकट से बच्चों काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट का स्क्वायर थीटा ये शॉर्टकट है काइनेटिक एनर्जी एट द समिट समिट का मतलब है हाईएस्ट समिट का क्या मतलब है हाईएस्ट और ये बताओ एंगल कितने के बने तो 45 इधर पुट कर दो तो यह जगह काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई के बने समझा और थीटा की जगह 45 और ये बताओ ये cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2 ये होल स्क्वायर क्यों लगाया cos पर स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो जगह 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 का मतलब है 0.5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 अब क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड लास्ट है कौन सा है 13 सेकंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे कि टू इंप्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्गर जंप शुड बी तो याद रखिए बच्चों रेंज मैक्सिमम होता है हमेशा 45 डिग्री एंगल पर ये हमेशा याद रखिए रेंज किस पे एंगल पर मैक्सिमम होता है यानी जब आपके पास बंदूक है ना और आप इससे गोली फायर करते तो आप बंदूक को 45 एंगल पर रखो तो 45 एंगल पर वो सबसे दूर जाएगी उसका रेंज क्या होगा सबसे मैक्सिमम तो रेंज किस एंगल पर मैक्सिमम होता है 45 एंगल पर अच्छा लास्ट एमसीक्यूज है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स है ना फॉर द फॉलोइंग एंगल्स अच्छा तो लास्ट एमसीक्यूज है तो याद रखिए बच्चों ये जो रेंज का फॉर्मूला है ना कह रहे कि रेंज सेम होगा किस एंगल्स पर सवाल क्या है कि रेंज सेम होगा किस एंगल पर तो याद रखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है 2bi स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाई जी तो बताओ रेंज में साइन थीटा और cos थीटा है ना रेंज में क्या है तो याद रखिए बच्चों ये जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है ना कौन सा इसका क्या डेफिनेशन है कंप्लीमेंट्री एंगल्स हाँ जिनका सम 90 हो इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम क्या हो मिसाल के तौर पर 30 और 60 कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हाँ मिसाल के तौर पर 50 और 40 कंप्लीमेंट्री एंगल है हाँ तो जिन एंगल्स का सम 90 हो उनको क्या कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए याद रखें कि जो साइन और कॉस होते हैं ना ये कंप्लीमेंट्री एंगल पर सेम आंसर देते हैं तो जो आंसर साइन 30 का होगा वही आंसर cos 60 का होगा वरना आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं तो कंप्लीमेंट्री एंगल पर साइन और cos का आंसर हमेशा सेम होगा इसका मतलब ये है कि जो आंसर साइन 10 का होगा वही आंसर cos 80 का होगा कंप्लीमेंट्री एंगल पर साइन और cos का आंसर हमेशा सेम होगा तो जब कंप्लीमेंट्री एंगल पर साइन और cos सेम होंगे तो इनका प्लर भी सेम होगा यानी उसका रेंज भी सेम होगा तो रेंज किन एंगल पर सेम होगा कंप्लीमेंट्री पर तो मुझे बताओ शाबाश ऑप्शन ए कंप्लीमेंट्री है या बी कंप्लीमेंट्री या सी या डी बी कंप्लीमेंट्री है हाँ 43 एंड 43 एंड 47 कौन सा एंगल है कंप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री पर साइन और cos का आंसर सेम जब साइन और cos का आंसर सेम तो रेंज भी सेम ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ये हमारे पास हो गए एमसीक्यूज उम्मीद है समझ आ गया होगा और ये
एंड हो गया इसका एक्सरसाइज।